हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, तो होली त्यौहार है तो होली को अच्छे से आप इंजॉय कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपन लोगों को पढ़ाई भी करते चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सुबह में एक या 2 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और फिर आप होली दिन भर मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपको कुछ टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट इस क्लास में होते हैं वो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके आगे फिर देखेंगे तत्व और उनके अयस्क के बारे में। ठीक है ना। तो तत्व और एक सेट अयस्क है तो इसके बारे में देखेंगे पूरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको 3 स्लाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद फिर देखेंगे क्या MCQs क्वेश्चन जो कि आपको सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो कि टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? चेचक, क्षय, मलेरिया या हैजा? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको PDF में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तत्व और उनके अयस्क के बारे में। ठीक है ना। तो तत्व आपको एल्युमिनियम जिसका संकेत होता है Al। ठीक है ना। इसके अयस्क होते हैं कौन कौन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। ठीक है ना, क्रायोलाइट यानी कि बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट इसका क्या होता है? अयस्क होता है। किसका? एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इससे बनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा और याद भी करते चलिएगा। ठीक है, एंटीमनी। ठीक है ना, एंटीमनी जिसका संकेत होता है Sb। ठीक है ना, और इसका जो अयस्क है जिसका नाम है क्या? अस्टिबाइनट। ठीक है ना, अस्टिबाइनट। ठीक है, अस्टिबाइनट इसका अयस्क का नाम है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम जिसका संकेत होता है Cd। ठीक है ना, कैडमियम जिसका संकेत क्या है? Cd है और इसका अयस्क का नाम है ग्रीनोकाइट। ठीक है ना, ग्रीनोकाइट जिसका अयस्क का नाम है, किसका है यह अयस्क? तो कैडमियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जिसका संकेत है Ca, जिसका क्या होता है? अयस्क का नाम है क्या? चूने का पत्थर, यानी कि कैल्शियम जो प्राप्त होता है चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट से। ठीक है ना, तो ये सभी अयस्क जो है किसका है? कैल्शियम का अयस्क है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम जिसका संकेत होता है Cr। ठीक है ना, क्रोमाइट और क्रोकाइट। ठीक है ना, क्रोमाइट और क्रोकाइट इसका अयस्क का नाम है, किसका? क्रोमियम का। तो सभी क्रोमियम यानी कि को ही लगा है। ठीक है, जैसे क्रोमियम में शुरू का अंक है ना क्या? क्रो, उसी प्रकार से क्रोमाइट, ठीक है, क्रोकाइट। ठीक है ना, तो ये किसका अयस्क है? क्रोमियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। मतलब याद रखने की कुछ आप तिगड़मबाजी लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है तांबा। नेक्स्ट है तांबा जिसका संकेत होता है Cu। ठीक है ना, Cu। तो इसका जो अयस्क है जिसका नाम है क्यूपराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है ना, क्यूपराइट और कॉपर पायराइट इसका यानी कि इंपॉर्टेंट अयस्क है जो कि तांबा का अयस्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सोना। सोना जिसका संकेत होता है Au। ठीक है ना, सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है, जिसके अयस्क का नाम है सिल्वेनाइटस। ठीक है ना, सिल्वेनाइटस और कैलेबेराइट। ठीक है ना, कैलेबेराइट, सिल्वेनाइटस और कैलेबेराइट जो कि है सोना का अयस्क है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लोहा। लोहा जिसका संकेत होता है Fe, जिसका अयस्क का नाम है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट। ठीक है ना, तो ये सभी किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। तो ये तत्व और उसके अयस्क थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अब ओवन लाइनर जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रिवीजन भी होते जाएंगे और कुछ नया भी आपको सीखने को मिलते रहेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है वो मूत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, किसमें? मूत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन का उदाहरण है, पेप्सिन का एक उदाहरण है जो क्या है? तो एंजाइम है। ठीक है ना, एंजाइम किसका है? पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो कौन है? एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाता है, यानी कि दूध में कौन क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C जो है वो आपको दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन C जैसे ही दूध में रहेगा तो वो
फट जाता है दूध, ठीक है ना। यानी कि जैसे विटामिन सी जो कि नींबू वगैरह में पाया जाता है, तो जैसे ही नींबू का रस उसमें डालेंगे तो दूध फट जाता है, ठीक है ना। इसीलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है, तो यह एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है, तो एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की जो रचना होती है वो किससे होता है ये बताना है। तो ये होता है क्या, किससे, अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है ना। तो एंजाइम की रचना किससे होता है, अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। यानी कि फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन डी नहीं होता, ठीक है ना। तो फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया किसका परजीवी, यानी किसका, मलेरिया का जो पैरासाइट है यानी परजीवी है वो कौन है, तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। यानी कि ये इसका क्या है, परजीवी है। कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर। यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो क्या उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो डीएनए को, ठीक है ना। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुवंशिका, ठीक है ना। अनुवंशिका का के नियम का जन्मदाता है, ठीक है ना। तो अनुवंशिका के जो नियम है उसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता का नाम है ग्रेगरी मेंडल है। कौन है, ग्रेगरी मेंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसान का परम सहायक होता है, ठीक है। तो किसान का परम सहायक या किसान का परम मित्र कौन होता है, तो यह केंचुआ होता है, ठीक है ना। कौन होता है, केंचुआ होता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका में केंद्रक का जो पता लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लगाया गया था। कब, 1831 ईस्वी में। तो दोनों को दोनों आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा फल है जिसका नाम है क्या, ऑर्किड्स, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पुष्प है जिसका नाम है रेफ्लोसिया, ठीक है ना। रेफ्लेसिया इसे बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा फल का नाम है क्या, ऑर्किड्स, और सबसे बड़ा पुष्प का नाम है क्या, रेफ्लेसिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्लाइड देखते हैं। स्तंभ कंद, धन कंद, सकल कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण कौन कौन है, तो आलू, ठीक है ना। आलू, प्याज तथा हल्दी, अदरक, ये सभी के सभी इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। आलू में कौन कौन, बंडा और केसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, तो इसका फल भीति खाते हैं। क्या खाते हैं, फल भीति खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो कौन सा भाग खाते हैं, तो मध्य फल खाते हैं, ठीक है ना। तो आम का, पपीता का, बेर का जो कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग मध्य भाग जो है वो यानी कि बीच वाले जो भाग है वो खाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन है, तो तना होता है। क्या खाते हैं, तना, ठीक है ना। तो अदरक और आलू के जो खाने योग्य भाग है वो कौन है, तना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का यानी कि वजन का होता है तो कितने परसेंट लगभग होता है, तो लगभग 7% होता है, यानी कि 7% लगभग होता है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति का वजन यदि 100 kg है तो उसके शरीर में जो बॉडी में रक्त की जो मात्रा होगा वो लगभग 7% यानी कि 7 लीटर के आसपास होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है ये बताना है। तो कैसिन नामक प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में चेंबर यानी कि कक्ष होते हैं। तो टोटल कितने कक्ष या चेंबर होते हैं मेढक के हृदय में, तो मेढक के हृदय में टोटल 3 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 3 चेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आपका ओवन लाइनर क्वेश्चन जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिलेटेड ओवन लाइनर क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है ना। चुंबकीय डिस्क पर किसका परत होता है, तो आयरन ऑक्साइड का परत होता है, ठीक है। चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल कौन कौन किसका किसका प्रयोग होता है, तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है जिसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है, यानी कि बाइनरी नंबर जो होते हैं टोटल 2 अंक होते हैं, 2 कौन कौन होते हैं, 0 और 1 होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही बस पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्टन। नॉर्टन क्या है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। क्या है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। नेक्स्ट है www का आविष्कार कब हुआ था, तो 1989-90 के आसपास में हुआ था। किसका, www का आविष्कार, और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, टिम बिनर्स ली के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www क्या है, तो यह एक इंटरनेट सर्विस है, ठीक है ना। तो www क्या है, तो इंटरनेट सर्विस है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है CD रोम, ठीक है ना। CD रोम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है, तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और CD जिसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, यानी कि CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्लॉपी जो डिस्क होता है, ठीक है ना, फ्लॉपी जिसे बोलते हैं, ठीक कंप्यूटर में फ्लॉपी का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो 3.25 इंच से लेकर के 5.25 इंच तक होता है। तो इसका साइज होता है किसका, फ्लॉपी डिस्क का यह साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क एक प्रकार का है, तो क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो हार्ड डिस्क को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कौन है, तो इंटरनेट, ठीक है ना। तो इंटरनेट क्या है, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने, ठीक है ना, यानी संपर्क को काटने या तोड़ने की जो क्रिया होता है उसे क्या कहलाता है, तो उसे लॉग आउट कहते हैं, क्या बोलते हैं, लॉग आउट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है LAN लान, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, LAN का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है WAN, जिसका पूर्ण रूप होता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। WAN जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो T3A है, ठीक है ना। T3A जो कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब देखते हैं MCQ क्वेश्चन, जो कि आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे MCQ विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़िएगा, कौन सा रोग नहीं होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन D है, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि कौन, मीजल, ठीक है ना, मीजल जिसे बोलते हैं। तो ये जो होता है क्या होता है, ये आपको क्या चीज दूषित पानी से नहीं होता, ठीक है ना। तो दूषित पानी से होने वाला जो रोग कौन कौन है, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये सभी होता है दूषित पानी से रोग होने वाले रोग हैं, ठीक है ना। जबकि मीजल यानी कि जिसे खसरा बोलते हैं, यह किससे होता है, तो यह वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, तो कौन सी जो रोग है वो विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन D, ठीक है ना, ऑप्शन D यानी कौन, हेपेटाइटिस, ठीक है ना। हेपेटाइटिस जो होता है किससे होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेपेटाइटिस जो कि एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। विषाणु जनित यकृत रोग है, और यह जो प्रभावित किसे करता है, तो बॉडी के यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। यह यकृत को प्रभावित करता है। यह दूषित जल किसके कारण होता है, तो यह दूषित जल रक्तदान, ठीक है ना, जो रक्तदान करते हैं अथवा संक्रमित सुई से यह फैलता है, क्या फैलता है, तो हेपेटाइटिस फैलता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है हाइड्रोजन फिक्सिंग, ठीक है ना, जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है ना, गलती से बोला गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन C, ठीक है, ऑप्शन C यानी कि लेग्यूमिनस पौधे में, किसमें, लेग्यूमिनस पौधे में यह पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं कौन, तो यह करते हैं लेग्यूमिनस पौधे में किया जाता है, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा नहीं है, कीट भक्षी पौधा नहीं यानी कि कीट को खाने वाला पौधा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना, ऑप्शन D यानी कि हॉर्न बर्ड, ठीक है ना। हॉर्न बर्ड जो पौधा है यह कीट भक्षी में नहीं आता, यानी कीट नहीं खाता, लेकिन बाकी फीचर प्लांट, ब्लेडर बर्ड, बटर बर्ड, ये सभी के सभी जो आते हैं किस में आते हैं, ये आते हैं सभी कीट भक्षी पौधे में। जैसे ही इस पर कीट बैठता है तो उसे क्या करते हैं, वो खा जाते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके ये सभी पौधा है, और हॉर्न बर्ड है यह नहीं खाता, यानी यह कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉर्न बर्ड कीट भक्षी पौधा नहीं है, यह क्या है, तो यह एक गैर संवहनी ब्रायोफाइट पौधा है, ठीक है ना। किसमें आता है, ब्रायोफाइट में, जो विशेषता आर्द्र एवं नम स्थानों पर ही पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो आर्द्र एवं नम स्थानों पर यह पाए जाने वाला पौधा है कौन, हॉर्न बर्ड, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है समूह के पौधों को, ठीक है ना, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसको कहा जाता है, यानी कि कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो समूह कौन सा समूह है, कौन से समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी समूह का नाम दिया है, तो इसमें बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह जो है ना, थैलोफाइटा समूह के जो पौधा होते हैं उसको आमतौर पर क्या बोलते हैं, शैवाल, शैवाल बोलते हैं, यानी कि एलगी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शैवाल तथा फंगी, ठीक है ना, शैवाल तथा फंगी दोनों को ही थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल को भी और फंगी, यानी कि शैवाल और फंगी मतलब कवक, ठीक है ना, दोनों को रखा गया। ये अति प्राचीन तथा सरल पादप हैं, ठीक है ना, जिनमें पादप अंग, जड़ तथा पत्तियों के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये सभी जो है पादप अंग, जड़, तना तथा पत्ती के रूप में नहीं होते हैं। ये अविभाजित थैलस के रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है, अविभाजित थैलस के रूप में यह पाए जाते हैं, ठीक है। और समूह को सामान्यतः एल्गी कहा जाता है, क्या कहते हैं, और उसे जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, जो थैलस समूह बनाया जाता है उसे सामान्यतः एल्गी यानी कि शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा जो समूह है उसे पौधों का क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जीका वायरस का स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो जीका वायरस है उसका स्रोत क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्या, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि मच्छर, ठीक है ना। मच्छर के द्वारा क्या होता है, जीका वायरस इसका स्रोत है, यानी कि फैलाने का जो कार्य करता है जीका वायरस, वो कौन करता है, मच्छर करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जीका जो वायरस है यह मच्छरों के काटने से यह फैलता है। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें बुखार, दाने, जोड़ों का दर्द और लाल आंखें हो जाते हैं, ठीक है ना, आदि सभी शामिल है। और इसका खोज जो सर्वप्रथम हुआ था वो 1947 में की गई थी, तथा इसका नामकरण जो है वो वर्ष 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में युगांडा के जीका जंगल के नाम पर रखा गया था। यानी कि जीका जंगल जो है वो कहाँ पाया जाता है, युगांडा में, और उसी के नाम पर यह वायरस का नाम रखा गया था, ठीक है ना। तो यह किससे फैलता है, तो मच्छर से फैलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप रिविजन जरूर करते रहिएगा, जितना ज़्यादा हो रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली जो दवाओं को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो रोगजनक जो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि को रोकता है उस दवा को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि को रोकने वाले जो दवा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि को रोकने वाली दवा होता है उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं, या प्रतिजैविक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स दोनों भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है, ठीक है। इसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो कवक और प्रोटोजोआ सहित जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जो जीवाणु के कारण जो संक्रमण होते हैं उसके इलाज के लिए किया जाता है, किसका, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है ये बताना है, ठीक है ना। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु का नाम आप जरूर याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। इस जो जीवाणु का ये नाम है इसी के कारण यह क्या होता है, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है। और इससे क्या प्रभावित होता है, तो फेफड़ा को यह प्रभावित करता है, यानी कि शरीर में अंग किससे प्रभावित करता है, तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता यानी नेचुरल जो होस्ट है वो कौन है ये बताना, यानी कि निपाह जो वायरस है वो किसके प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा फैलाया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि फ्रूट बैट के द्वारा यह होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्रूट बैट के द्वारा यह क्या है, तो आश्रयदाता यानी नेचुरल होस्ट जो इसका है वो कौन है, फ्रूट बैट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
निपाह वायरस का प्राकृतिक जो आश्रयदाता वो कौन है? फ्रूट बैट है, याद रखिएगा। निपाह वायरस संक्रमण एक जूनोटिक बीमारी है, ठीक है ना। जूनोटिक का मतलब होता है जानवरों से लोगों में फैलना, ठीक है ना। जो जानवर से जो लोगों में बीमारी फैलता है उसे जूनोटिक बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह फैल सकती है, कौन? निपाह वायरस, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू जो है वो किसकी वजह से फैलता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि वायरस यानी कि विषाणु से होता है स्वाइन फ्लू। किससे होता है? तो वायरस से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वाइन फ्लू जिसे H1N1 भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? H1N1 भी कहते हैं, और यह विषाणु की वजह से फैलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं, ठीक है ना। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख जो संगठक हैं वो कौन कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं, ठीक है ना। तो द्रवित पेट्रोलियम जो गैस है उसके प्रमुख जो संगठन होते हैं वो कौन होते हैं? ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एलपीजी, ठीक है ना। एलपीजी या द्रवित पेट्रोलियम गैस इसी को बोलते हैं कि प्रमुख जो संगठन होते हैं ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन और कौन होते हैं? आइसोब्यूटेन, और साथ में क्या होता है? प्रोपेन एक होता है, ठीक है ना। तो प्रोपेन तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं, ठीक है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और ये क्या होता है? प्रोपेन होता है, ठीक है ना। यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी के रिसाव के पहचान हेतु उसमें दुर्गंध युक्त जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एथिल मरकैप्टन बोलते हैं, ठीक है ना। एथिल मरकैप्टन भी बोलते हैं इसे। एथिल मरकैप्टन जो होता है वो दुर्गंध युक्त पदार्थ है, इसे गैस में एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि गैस का रिसाव हो यानी कि लीक हो, तो पता चले कि गैस कहीं से लीकेज कर रहा है, इसलिए मिलाया जाता है इसे, ठीक है। चलिए इसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, क्या होता है? ब्यूटेन की जो मात्रा होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो ठीक है ना। तो किसके कारण कट जाती है ये बताना। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो किसके कारण कटता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि गहन ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है ना। तो गहन ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु जो है वो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग में दो गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जो कि नाम से आपको पता चल रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन मतलब एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कि धातु के काटने में प्रयुक्त होता है यानी कि उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग जलाने में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है किस में होता है? जलाने में किया जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण एक निश्चित ताप यानी कि टेम्परेचर पर धातु पर पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि एक निश्चित ताप जब हो जाता है तो धातु पर जब पड़ता है तो उस स्थान पर धातु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे धातु जो स्थान से हो जाता क्या हो जाता है? जिससे धातु स्थान से क्या हो जाते हैं? कट जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गहन ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण कब होता है? तो जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के जो मिश्रण है एक निश्चित ताप पर धातु पर जब पड़ता है तो उस धातु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, और उसके कारण धातु जो है स्थान से क्या हो जाता है? कट जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की, ठीक है ना, जहाँ सर्विस होता है ना गाड़ी की, मोटर कारों की, वहाँ पर की जाने वाली जो प्रदूषण की जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो किसकी जांच और अनुमान किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि सीसा व कार्बन के कण का जांच किया जाता है या उसका अनुमान लगाया जाता है प्रदूषण में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्विस स्टेशनों पर प्रदूषण जांच में सीसा एवं कार्बन कणों की जांच की जाती है, ठीक है ना। तो कार्बन कण और सीसा की आपकी प्रदूषण, जैसे आपकी गाड़ी की जो प्रदूषण जांच होता है ना, तो उसमें सीसा और कार्बन के जो कण होता है उसका जांच किया जाता है। यदि इसका जो लिमिट है वो सही है तो फिर ठीक है, आपकी गाड़ी की जो प्रदूषण जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है कि क्योंकि इनकी प्रमुख मोटर यान प्रदूषकों में गणना की जाती है, ठीक है ना। तो सीसा और कार्बन के जो कण है इसी को सबसे इंपॉर्टेंट किया जाता है, क्या? प्रमुख रूप से मोटर यान प्रदूषकों में इसको गणना किया जाता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है? प्रदूषण जांच केंद्र पर इसी को जांच किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श यानी कि आइडियल गैस नहीं है, ठीक है ना, कौन आइडियल गैस नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि सिलिकॉन, ठीक है ना। तो सिलिकॉन जो है वो आपको आइडियल यानी कि आदर्श गैस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस होता क्या है, ठीक है। चलिए तो जो आदर्श गैस के समीकरण होते हैं वो PV बराबर nRT ये होता है, इसका ये होता है आदर्श गैस का समीकरण होता है। और इसके बारे में आगे बताएगा कि P का मतलब दाब, V जो होता है आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, स्मॉल n जो होता है वो होता है उसका मतलब होता है गैस में मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो गैस में जो मोल होता है उसकी संख्या को दर्शाता है। कैपिटल जो R है ये दर्शाता है आदर्श गैस नियतांक होता है, ठीक है। सभी ये होता है, ठीक है। चलिए आगे है, सभी अक्रिय गैसें आदर्श गैस होती है। तो सभी जो अक्रिय गैस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस कहलाते हैं। अब कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, तो हीलियम आपका आता है, ठीक है। हीलियम के बाद नियान आता है आपका, ठीक है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनान और रेडान आता है, ठीक है ना। तो ये सभी को आप ध्यान रखिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, क्योंकि ये कभी कभी आ जाएगा आपका कि निम्न में से कौन आदर्श गैस नहीं है, या कौन निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है, या कभी पूछ देगा कि निम्न में कौन अक्रिय गैस है, ठीक है ना, या आदर्श गैस है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो अक्रिय गैस है वो इतने ही है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, ठीक है ना। टोटल आपको 6 गैस हैं, तो ये आप याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि सिलिकॉन जो होता है क्या होता है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। तो सिलिकॉन क्या है, तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भौतिक तुला यानी कि फिजिकल जो बैलेंस होता है वो कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना। तो भौतिक तुला जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि समानांतर बल के नियम पर यह कार्य करता है। किस पर करता है, समानांतर बल के नियम पर भौतिक तुला यानी कि फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भौतिक तुला यानी कि फिजिकल जो बैलेंस होता है वो समानांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य करता है, ठीक है ना। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी कि जूल निम्न में से किसका इकाई है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा का जो इकाई होता है क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जूल ऊर्जा की इकाई है, क्या जूल ऊर्जा की इकाई है। जबकि बल की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। दाब की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर बोलते हैं। तापमान की इकाई को क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड, ठीक है ना, सेंटीग्रेड बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अश्व शक्ति किसका एकक है, यानी किसका इकाई है ये बताना, ठीक है ना। तो अश्व शक्ति किसका इकाई है या एकक है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि शक्ति को एकक, शक्ति की एकक या इकाई को अश्व शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे HP बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर ही। तो कोई मशीन है उसकी शक्ति या सामर्थ्य को जो मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर में यानी कि अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर यानी कि 1 HP बराबर लगभग कितना 746 वाट होते हैं, कितना होते हैं 746 वाट होते हैं। तो इसे तो आप ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। शक्ति का ऐसा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट, जिसे W से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम नापने वाला यानी मापने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था ये बताना है। तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना, यही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, यदि गलत हो तो आप सोल्यूशन करके जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं लग रहा, ठीक है ना। चलिए तो प्रकाश की चाल जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा नापा गया था यानी मापा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि रोमर के द्वारा मापा गया था। किसके द्वारा मापा गया था, रोमर के द्वारा मापा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19, ठीक है। चलिए यह है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोमर ने 17वीं शताब्दी में प्रकाश की चाल को मापा था। कब मापा था, 17वीं शताब्दी में प्रकाश की चाल को मापा था। किसके द्वारा मापा गया था, तो रोमर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रकाश की चाल जो होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल ये होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है ये बताना, ठीक है। तो विद्युत जो मोटर होता है उसमें विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ध्यान रखेगा कि विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में होता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा जो है क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में वह रूपांतरण हो जाता है। यह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर आधारित है, और यह किस पर आधारित है, तो ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर यह आधारित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है ये बताना, ठीक है। तो घड़ी में जब चाबी देते हैं तो कौन सी ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, इसे तो ध्यान में रखना ही है। साथ ही आगे जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब किसी वस्तु या विशेष चीज़ में अवस्था में या स्थिति के कारण, ठीक है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसमें, ठीक है। जैसे घड़ी में जैसे ही चाबी देते हैं तो वह कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है आपको, इसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, उसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे ही स्प्रिंग छोड़ेंगे कमानी छूट जाएगा, ठीक है ना। तो जो तनी हुई रहती है वो क्या हो जाएगा, जो तनी हुई है वो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसमें जो यदि मान के चलिए कि कोई आदमी तना हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग को क्या हुआ है, ताने हुआ है बिल्कुल टाइट, उसको जैसे ही छोड़ेगा वो स्थिति ऊर्जा उसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेगा, मतलब कुछ भी तिकड़मबाजी लगा के आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में याद में आ जाए ध्यान में, ठीक है ना। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या सुधार करना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज की जो क्लास है इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिले, टोटल आपको 20 क्वेश्चन जो कि MCQ फॉर्मेट में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो होली का त्यौहार आप लोग अच्छे से मनाइएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा साथ में, उसके बाद फिर अपन रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।